विदर्भ टीवी में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश बुरटकर के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एमपीएससी की परीक्षा पास कर उप शिक्षण अधिकारी के तौर पर उनका चुनाव हुआ है। इनकी बात करें तो 5वें अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया है और एक काफ़ी इनका स्ट्रगल रहा है। उमरेड से ये बिलोंग करते हैं। तो आज हम ऋषिकेश से बात करके जानेंगे कि ये पूरा सफ़र उनका किस तरह का रहा, उनका आगे का ध्येय क्या है और जो यूथ प्रशिक्षण की तैयारी करने वाले हैं उन्हें वो क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले ऋषिकेश, आपको विदर्भ टीवी की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एमपीएससी की परीक्षा जो पास की है और आपका चुनाव भी हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप, पूरी जर्नी किस तरह से देखते हैं आप अपनी? ये बहुत लंबी कहूँगा मैं, और इसमें बहुत सारे पड़ाव है कि पहले मैंने बाकी के भी एग्ज़ाम्स दिए और उनके भी इंटरव्यूज़ दिए। सीडीएस के 4 इंटरव्यूज़ दिए, यूपीएससी की 4 मेंस दी और एमपीएससी की भी 4-5वीं मेंस थी मेरी। तो ये पड़ाव में मेरे को बहुत हेल्प हुई मेरे पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और उनको पता था इस एग्ज़ाम के बारे में कि ये कैसी एग्ज़ाम है, कितनी लंबी चल सकती है, या एक एग्ज़ाम अगर आप प्री फेल करते हो, इसमें 3 पड़ाव होते हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो अगर आप प्रीलिम्स फेल करते हो तो इसमें आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा अगली एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो उनको भी इस बारे में पता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शुरुआती आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई और क्या आप उमरेड से ही अपने स्कूल पास की, और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? मेरी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई उमरेड से हुई है। तो पहले 4वीं तक नगर परिषद की स्कूल से, मराठी मीडियम से, और फिर 5वीं से 8वीं तक जीवन विकास और मराठी मीडियम में, और उसके बाद सेमी इंग्लिश मीडियम में जीवन विकास में ही 12वीं तक की पूरी पढ़ाई उमरेड से हुई। फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ नागपुर में आके यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाई की। और फिर उसके बाद एक अच्छी प्लेसमेंट हो गई थी इंजीनियरिंग के बाद, पर मेरा विचार था कि यहाँ आना चाहिए। मेरे पापा का भी यही विचार था कि अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाना चाहिए। तो फिर वहाँ उसके बाद मैंने चालू किया इसके बारे में पढ़ना, या इसके बारे में जो सिलेबस है या जो क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं उसके बारे में पता किया, और साथ में यूपीएससी भी मैं ट्राई कर रहा था। तो यहाँ जो विदर्भ में है कि बहुत कम नॉलेज है या क्लासेस भी इतने अच्छे नहीं है, तो फिर यूपीएससी के लिए अपने यहाँ कुछ है नहीं। तो फिर इसके लिए मुझे पुणे जाना पड़ा। 2 साल का वहाँ पे मैंने कोर्स किया। 1.5 साल का होता है, 2 साल लग ही जाते हैं। तो वो करने के बाद मुझे समझ में आया कि सिलेबस क्या है और इसका ये क्या रहेगा, पढ़ाई कैसे करते हैं लोग वहाँ पे। फिर 2 साल वो करने के बाद पुणे में रहने का कोई मतलब नहीं था, तो उसके बाद फिर नागपुर आया मैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी, प्रयास करके लाइब्रेरी है, वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर की, और फिर वहाँ पे जो ग्रुप बना उसके साथ फिर पढ़ाई की। तो वो बहुत बेनिफिशियल हुआ, क्लासेस से ज़्यादा ये काम का था। आपके घर का एटमॉस्फेयर पढ़ाई के लिए था ही, लेकिन क्या आपके घर में पहले से कोई इस तरह की सरकारी नौकरी में था जिन्होंने एजुकेशन लिया हो, या फिर जिनकी तरफ से आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिला हो? मेरे पापा तो प्रिंसिपल है उमरेड में एक कॉलेज में, तो उनको एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली मेरे एक बड़े भाई है पराग नेवलकर जी, उनसे। तो उन्होंने एमपीएससी क्रैक की थी, उनका 11th रैंक आया था, तो उन्होंने ज़्यादा हेल्प की मुझे। उनको देखकर आपको लगा कि आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? किस तरह का, मतलब इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद इतने साल आप एक प्रिपरेंस को देते हैं, तो सामने का थॉट आपका काफ़ी क्लियर नज़र आता है। तो इसके लिए आपने क्या उनसे गाइडेंस लिया? हाँ, उनसे बहुत गाइडेंस मिला, और साथ में जो क्लासेस लगाई थी वहाँ पे भी जो सर लोग या बाकी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पास किए या फिर मेंस या इंटरव्यू दे रहे, तो उनसे बहुत गाइडेंस मिलता है, और जो फोकस है वो बना हुआ रहता है उसी एग्ज़ाम पे। फ्यूचर का क्या गोल है? आपको अभी एक पद का चुनाव तो आपका हो ही गया है, लेकिन आपने कहा कि आप इससे पहले यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो क्या इसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी आपकी जारी रहेगी, या फिर आप सरकारी नौकरी में आकर जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे? मैं इस साल तो ज्वाइन एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, पर
एक इसमें मेरे को और एक एग्ज़ाम देने का चांस है। तो 2000 जो अभी 20 की एग्ज़ाम होगी जो सितंबर और अक्टूबर में है, तो वो मैं देना चाहूँगा यूपीएससी की। और वो ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ स्टेट लेवल के लिए है, तो वो नेशनल लेवल पे आप कुछ करने के लिए चांस मिल सकता है, तो वो एक बार देना चाहूँगा। ये आपका 5th अटेम्प्ट था और क्योंकि आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपका जो बैकग्राउंड था काफ़ी सेटल था क्योंकि पापा आपके प्रिंसिपल थे। लेकिन बहुत से ऐसे यूथ होते हैं जिनको इतना अटेम्प्ट करने के लिए क्योंकि घर से प्रेशर होता है, एक डिप्रेशन आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? ये डिप्रेशन तो ये सभी को आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है इसलिए उनको आता नहीं है। इतने साल देने के बाद लगता है कि होगा या नहीं होगा या कुछ और कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो एक ही एग्ज़ाम नहीं है एमपीएससी, यूपीएससी है, बैंकिंग है या सीडीएस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी एग्ज़ाम्स है। और साथ में अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो जैसा मैंने किया कि किसी क्लासेस में आप पढ़ाने जा सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं और साथ में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो बाकियों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर साथ में आप दूसरा कुछ कर सकते हैं या फिर जॉब करके भी करते हैं कुछ लोग, उनका हो सकता है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेंटर में ज्वाइन कर लीजिए, जैसा यहाँ पे सियाक करके नागपुर में है, या फिर आप पुणे में यशदा में जा सकते हैं, मुंबई में सियाक करके। तो ये लोग आपको फ्री में एजुकेशन भी देते हैं और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो ये आप कर सकते हैं। आप क्या जो यूथ है जो तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, जो गलतियां पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नज़र आती है वो किस तरह से उसे पूरा किया जा सकता है? आप एक दो एग्ज़ाम देने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको आपका कहाँ कम पड़ रहा है। अगर आपका इम्प्रूव हो रहा है स्कोर और आप पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हो तो ये कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपको एक या दो बार आप फेल हो गए तो ये छोड़ देना चाहिए। आपको अगर इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो आप ये कंटिन्यू कीजिए। और बहुत ज़्यादा लोगों से पूछते मत बैठिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, या 100 बुक आप कलेक्ट कर लेंगे, एक अलग बताता है दूसरा अलग बताता है, तो फिर ये आपका पढ़ाई में भी निकल जाएगा। आप कुछ बुक्स फिक्स कीजिए कि ये आपको पढ़ना है, आपकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद फिर आप टाइम टेबल बनाइए, एक साल का आपका टाइम टेबल, फिर एक मंथ का एक टाइम टेबल, और फिर माइक्रो टाइम टेबल जैसा दिन का या फिर वीक का। उसके बाद वैसी पढ़ाई कीजिए। फिर आपको आपके स्कोर पता कैसे चलेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ कम पड़ रही है, तो ये कीजिए। फिर आप जब मेंस का आपका जो स्कोर आएगा और जो पिछला होगा उसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप ये कंटिन्यू कीजिए। इसको ये नहीं कि अभी छोड़ देना है, बस वो कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर जो अपनी असफलता आई है उससे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको एक लाइन में सक्सेस मंत्रा बताना हो यूथ को, या फिर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हम ऋषिकेश बुरटकर को देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वहाँ से आप थोड़ा दूर हो जाइए। और पढ़ाई करते वक्त आप ऐसा मत डिसाइड कीजिए कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक रेस है आपको 10 सेकंड में कंप्लीट करनी है 100 मीटर की। ये एक मैराथन है जो आपको कंप्लीट करनी है एक साल में, तो उसके लिए आपको 10 घंटे हो या 12 घंटे हो, ये कंटिन्यू करना है। और जब आपको पेस कब जनरेट करनी है वो भी समझना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम अब 2 महीने पे है तो आपको 15 घंटे तक दे सकते हैं आप, तो आप वैसा करें। और एक 5 दिन पढ़ाई करने के बाद 2 दिन का गैप लेना ये बरोबर नहीं है। तो ये आप फोकस आपका चला जाता है एग्ज़ाम से, तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये मुझे कहना है। आप जो पढ़ने वालों को प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सभी फॉलो करते हैं लेकिन बुक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हमें नज़र आता है, तो आपने किस बुक से प्रिपरेशन किया था और क्या बताएंगे आप? इसमें आपका सिलेबस एक बार आपको समझ गया तो आपको नज़र आएगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मेंस का मैं सिलेबस बताता हूँ, तो इसमें GS 1, 2, 3, 4 होता है। उसके बाद मराठी और इंग्लिश भी होता है। GS 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर करना है। इसके लिए आपको कम से कम 10 बुक पढ़नी पड़ती है। तो आप या 30 बुक्स या 40 बुक्स भी अवेलेबल है, पर आपको एक फ़िक्स करना पड़ेगा कि आपको ये 10 बुक पढ़ने हैं, या ये जो 8-10 बुक है उसी को रेफ़र करना है। आपको कंटिन्यू उसको रिवीजन करना है। एक बार पढ़ने के बाद आपका, अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके क्वेश्चंस कंफर्म है कि गलत ही होंगे,
तो आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा एक एक बुक को। तो आपको सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो इसको 6-7 महीने सिर्फ पढ़ने के लिए लग जाएगा। तो उसको रिवाइज़ करना जो बहुत ज़रूरी है। आप एक बुक आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर रिवाइज़ करने जाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा आपको कि अगला रिवीजन जल्दी हो। तो आपको एक बुक पढ़ना है, उसके बाद फिर उसको तभी उसके बाद फिर से एक बार पढ़ना है। तो आपका एक बुक अगर 10 दिन में होता है तो दूसरा बुक वही बुक कंप्लीट करने के लिए फिर से आपको 5 दिन लगेंगे। उसके बाद आप तीसरी बार पढ़िए उसको, तो आपको 1 या 2 दिन लगेंगे। आपका जब ये बुक एक दिन में अगर कंप्लीट होता है तो आप फिर उसे छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरा बुक लीजिए। तो ये अगर टेक्निक आप यूज़ करेंगे तो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी कि आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ था पर आपको आया नहीं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है। एग्ज़ाम किस तरह से होती है, किस तरह का उसका पैटर्न होता है, कुछ बताएं। इसका एक पहले एक एग्ज़ाम होती है प्रीलिम्स करके, जिसमें आपको 400 मार्क का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक CSAT करके जो मैथ्स और इंग्लिश पे बेस्ड होता है, और एक GS करके पेपर होता है जो पूरा मेंस का सिलेबस है वही ऑलमोस्ट 80% कवर करता है। तो ये आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके पोस्टिंग में काउंट नहीं होते। तो ये आप जब एग्ज़ाम का कट ऑफ ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही लगता है, जैसा अभी 400 मार्क का, तो पिछले बार 197 का कट ऑफ आया था। ये आप निकालने के बाद आपको मेंस की एग्ज़ाम होती है। तो मेंस में आपको 800 मार्क की एग्ज़ाम है। इसमें 600 मार्क के 4 पेपर है, GS 1, 2, 3, 4 करके 150 मार्क के, और मराठी और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव एक पेपर है और सब्जेक्टिव एक पेपर है 100 मार्क के। तो आपको GS 1 में मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर है। फिर GS 2 में आपको पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ता है। GS 3 में आपको ह्यूमन राइट्स एंड HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद GS 4 में आपको इकोनॉमिक्स होता है और साइंस एंड टेक होता है। तो इतना सिलेबस से आपको सिर्फ 600 मार्क हो गए। और फिर मराठी इंग्लिश का 100 मार्क का एक पेपर और 100 मार्क का दूसरा पेपर, तो ये 800 मार्क हो गए। और ये क्वालिफाई करने के लिए आपको इस बार का कट ऑफ जैसे 450 के आसपास था, तो ये आप क्वालिफाई करने के बाद आपको 100 मार्क का इंटरव्यू होता है, जो 4 जगह लिया जाता है, जो मुंबई, पुणे और नागपुर में भी होता है। तो ये इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मार्क्स ऑलमोस्ट सबके आसपास ही होते हैं, 40-50 मार्क का डिफरेंस होता है। और इंटरव्यू डिसाइड करता है आपको आपकी पोस्ट कौन सी आएगी, या आपका फर्स्ट रैंक आएगा या 100वां रैंक आएगा, तो और क्लास ए आएगा या क्लास बी आएगा। तो इंटरव्यू भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे मैंने पूना जाके 6-7 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे अलग अलग क्लासेस की तरफ से, तो ये आपको करना पड़ेगा। हमने ऋषिकेश से तो बहुत सी बातें की है, लेकिन किसी भी बच्चे के सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो उनका योगदान रहता है उनके पेरेंट्स का रहता है। तो इस वक्त हमारे साथ अनंत बुरटकर और उनकी पत्नी यानी ऋषिकेश की मम्मी जी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि बेटे के सफल होने के बाद क्या खुशी है और किस ऊंचाइयों पर अपने बेटे को वो देखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके बेटे ने इतना कुछ अचीव किया है और आगे भी उनकी उड़ान काफ़ी हमें आगे तक नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे उनकी सफलता के बारे में? उनकी सफलता में जो मुख्य बात है वो ये है कि उन्होंने उसमें अनसक्सेसफुल होने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू किया। तो कहीं ना कहीं तो जाकर सक्सेस मिलना ही था। 2 बार 4 बार अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता, 4 बार नहीं मिला, उसके बाद भी कभी क्या होता है डिप्रेशन में छोड़ देते। लेकिन मेरा कहना है ऐसा कि आप एनालाइज करो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में मार्क्स कितने थे और अभी कितने हैं। तो ये देखने के बाद डिसाइड करो कि आगे जाना है या नहीं जाना है। तो आपके अगर मार्क्स आसपास है या बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन कंटिन्यू द एग्जामिनेशन। तो यही बात ऋषिकेश ने की है कि 1-2 मार्क्स से सक्सेस मिस होने के बाद भी उसने कंटिन्यू किया और आज उसके पास सक्सेस है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार फेलियर आने के बाद भी हम अपनी ज़िद, हम अपना जुनून ना छोड़े और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ऋषिकेश आगे बढ़े और आज सक्सेस उनके हाथ में है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी ऋषिकेश की इस सक्सेस के बारे में? उसकी मेहनत, और हम दोनों ने तो उसको यही कहा कि आगे आप कर सकते हो, तो उसने सुना भी और वो अच्छा ही है। किस तरह से खुशी बताएंगी आप अपनी? मैं तो बहुत खुश हूँ।
यहाँ पर उनकी मम्मी के पास बोलने के लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं है और उमरेड से एक काफ़ी खुशी की बात सामने आई है क्योंकि बेसिकली ऋषिकेश उमरेड से हैं, उनके फादर भी वहीं पे उनका काम करते हैं, वहीं पे टीचर है वो, प्रिंसिपल है वो, और ऐसे में एक प्रिंसिपल का बेटा एक सभी के लिए एक बहुत आइडियल बन के उभरता है, तो एक काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऋषिकेश का इंटरव्यू करने का हमारा बस एक ही मकसद था, जो स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऋषिकेश के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में सुने, और अगर आपको भी सक्सेस पहले अटेम्प्ट में अगर नहीं मिलती है तो निराश ना हो, घर का सपोर्ट आपके साथ है और आपके टीचर्स आपके साथ है, आप में जुनून है तो आप यकीनन कुछ ज़रूर कर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।